आइए आज हम लोग पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ स्टील मेसनरी स्ट्रक्चर DSMS। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था धरन के बारे में, इस्पाती धरन के बारे में बता दिया था और कुछ न्यूमेरिकल भी करा दिए थे और उसका हम डिजाइन के स्टेप भी करा दिए थे और उस पर भी न्यूमेरिकल आपको करा दिए गए थे। आज हम DSMS में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम DSMS में बीम चैप्टर पर हैं, धरने पढ़ा रहे हैं, इस्पाती धरने पढ़ा रहे हैं और इस्पाती धरन में पार्श्विक आबद्ध पढ़ा रहे हैं कि पार्श्विक आबद्ध धरन होगा, ठीक है ना। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संगठित धरन, बिल्ट ऑफ बिल्ट या बिल्ट ऑफ सेक्शन। आज का हमारा टॉपिक है संगठित धरन या इंग्लिश में कहते हैं बिल्ट ऑफ बिल्ट। देखिए संगठित धरन क्या होता है। हम जानते हैं कि जब कोई हम स्टील स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, स्टील संरचनाएं बनाते हैं, उसमें जो आपके बीम और कॉलम लगाए जाते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि किसी स्टील स्ट्रक्चर्स पे आपका लोड आपका ज़्यादा आ रहा है और आप कोई एक बीम प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि एक आई सेक्शन के ऊपर लगा रहे हैं, आप एक आई सेक्शन लगा रहे हैं और इस आई सेक्शन पे लोड आपका ज़्यादा आ रहा है, तो आई सेक्शन क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा, बेल्ट हो जाएगा, बंकर में चला जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, लोड अधिक आने पर हम एक से अधिक सेक्शनों को जोड़ लेंगे, किसी पट्टी के माध्यम से एक से अधिक सेक्शनों को क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है, तब उनका हम प्रयोग करेंगे। तो जब हम एक से अधिक सेक्शन को जोड़ेंगे तो प्लेटों के द्वारा जोड़ते हैं। देखिए आपका संगठित धरन हम बता रहे हैं आपके लिए, ये आपका आई सेक्शन एक ये है और एक आई सेक्शन आपका यह है। अब इन दोनों आई सेक्शन को जोड़ दीजिए, किसे जोड़िए, प्लेट से। एक पट्टी ऊपर लगा दी, एक चपटी पट्टी और एक चपटी पट्टी हम क्या किए, नीचे लगा दी। यह आपको आगे संगठित धरन, क्या हो गया आपका संगठित धरन। देखिए यह एकल आई खंड है, यह दोहरा आई खंड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। अगर हम आपको बताए थे किसी सेक्शन का जितना अधिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह सेक्शन उतना ही अधिक क्या होगा, आपका सामर्थ्यवान होगा, उतना अधिक लोड को वहन कर सकता है। तो यह आपका संगठित धरन है आपका। जब दो से अधिक खंडों को आपस में जोड़ करके किसी पट्टी के द्वारा प्रयोग किया जाता है तो हम उसे संगठित धरन कहते हैं। अब देखिए जोड़ने के लिए क्या क्या प्रयोग करेंगे, हम जोड़ने के लिए रिवेट और बेल्डिंग करते हैं। या तो आप रिवेट लगाइए या तो आप क्या करिए, बेल्डिंग कर दीजिए। आप बोल्टिंग भी कर सकते हैं, आप बोल्टिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपके डिप्लोमा में बोल्टिंग आपका सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं रिवेट और बेल्ट के द्वारा। तो आप उसमें रिवेटिंग करेंगे तो मान लें आप यहाँ छिद्र करेंगे और रिवेट लगा देंगे, फिर आप यहाँ छिद्र करेंगे, रिवेट लगा देंगे, फिर यहाँ पे छिद्र करेंगे, रिवेट लगा देंगे, और फिर यहाँ पे छिद्र करके ऐसे रिवेट आप लगाते हुए चले जाएंगे। यानी कि इनके फ्लैंजों को पट्टी के द्वारा क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। या जो फ्लैंज है इसको हम फ्लैंज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल मेंबर को पेटा। इसके फ्लैंज को पट्टी के द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। चाहे रिवेटिंग करके जोड़िए या चाहे बेल्डिंग करके जोड़िए, किसी दो माध्यम से जोड़ दीजिए। अब देखिए किन स्थितियों में इनका हम प्रयोग करते हैं। पहला कंडीशन बनता है, यदि मान लेते हैं आपका पार्ट ज्यादा है, पार्ट ज्यादा हो, मान लीजिए कोई भी आप प्रयोग करें, आई सेक्शन हमारे लिए सबसे सुटेबल जो सेक्शन होता है आई सेक्शन होता है, क्योंकि आई सेक्शन हमारा अधिक सामर्थ्यवान होता है, इसलिए बीम के तौर पर हम ज्यादातर आई सेक्शन का ही प्रयोग करते हैं। मान लें आपको किसी स्टील स्ट्रक्चर में आपको बीम प्रयोग करना है और वहाँ पे पार्ट क्या है, ज्यादा है। मान लेते हैं पार्ट आपका 10 मीटर 20 मीटर या और भी ज्यादा पार्ट है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक से अधिक सेक्शनों को आपस में जोड़ करके हम प्रयोग करेंगे ताकि उनमें विक्षेप ना हो, वह आसानी से लोड को क्या करें, वहन कर सके। सेकेंड कंडीशन बनता है, कहाँ पर हम आई सेक्शन का प्रयोग करते हैं, संगठित धरन का। सेकेंड हमारा जो कंडीशन बनता है विक्षेप के लिए बनता है, यानी कि विक्षेप के लिए IS 800 में, यानी कि जो आपके इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो कोड ने दर्शाया है विक्षेप के लिए, अगर पार्ट बटे 325 से किसी बीम में मान लेते हैं आपने एक आई सेक्शन प्रयोग किया है
और उसमें विक्षेप 5/325 से ज्यादा हो गया तो आप इस सेक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, एक सेक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपका लोड ज्यादा है, विक्षेप ज्यादा है, मानते हैं आप 2 सेक्शन लगा दें, संगठित धरण का प्रयोग करेंगे, बिल्ट अप बीम का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो आप बिल्ट अप बीम का प्रयोग किया। अब देखेंगे उसमें 5/325 का अनुपात है, विक्षेप जो होता है अनुदैर्ध्य विक्षेप जो आगे से दिया है कितना आ रहा है। अगर इनका अनुपात, ठीक है, आपके साधारण विक्षेप से ज्यादा है, यानी कि जो विक्षेप हो रहा है, यानी कि जैसे मान लेते हैं आप लोड लगा रहे हैं, तो यह जो विक्षेप हो रहा है लोड लगाने के बाद इस विक्षेप को बोलते हैं वास्तविक विक्षेप। क्या बोला जाता है? वास्तविक विक्षेप। आइए हम गणना करते हैं, वास्तविक विक्षेप का क्या करते हैं, गणना किया जाता है। और अनुदैर्ध्य जो विक्षेप होता है यह हमारे IS कोड के अनुसार मिला है, IS कोड के अनुसार मिला है। तो अगर मान लेते हैं वास्तविक विक्षेप लोड लगने के बाद जो विक्षेप आ रहा है उसकी वैल्यू इसके विक्षेप से कम है तो हमारा क्या है, सेफ है, तो हम संगठित धरण का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर मान लें यह एकल सेक्शन है, इसमें लोड आ रहा है, अब कोई वास्तविक विक्षेप है, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा हो गया, यानी कि यह वैल्यू विक्षेप का मान ज्यादा हो गया अनुदैर्ध्य विक्षेप से, तो हम बोलेंगे एक खंड का प्रयोग हम नहीं करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए आपके जो बिल्ट अप बीम में क्या क्या कंडीशन बनते हैं यहाँ को बता रहे हैं, इसके गुण धर्म क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज भी इनके होते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज आपके जानना आवश्यक होता है। अब देखिए इनके गुण धर्म बता रहे हैं, गुण धर्म। देखिए गुण धर्म में हम आपको यही बताते आ रहे हैं कि किसी भी सेक्शन का गुण धर्म वही होता है जिससे वो बना हुआ है, यानी कि मान लें आप स्टील टेबल से जितने भी वैल्यू निकालते हो क्या गुण धर्म है, लेकिन आप स्टील टेबल से क्या क्या निकाल सकते हैं, इस आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, आई एक्स पर आई वाई पर, फ्लैंज की मोटाई निकाल सकते हैं, वेब की मोटाई निकाल सकते हैं, इसकी चौड़ाई निकाल सकते हैं, इसकी गहराई निकाल सकते हैं, इसका जेड एक्स निकाल सकते हैं, इसका जेड वाई वाई निकाल सकते हैं, इसका न्यूनतम परिमाण त्रिज्या निकाल सकते हैं, यह सारी चीजें निकाल सकते हैं। लेकिन क्या प्लेट का क्षेत्रफल गुण धर्म से निकाल पाएंगे, टेबल से निकाल पाएंगे? नहीं, तो हमें प्लेट का एरिया निकालना पड़ेगा। क्या रिवेट छिद्र की जो कटौती हो रही है, जो रिवेट लगाया जा रहा है उसकी कटौती आप टेबल से निकाल पाएंगे? नहीं, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखिए गुणधर्म में पहला पॉइंट होता है, और इससे पहले हम आपको एक चीज और बता देते हैं। गुणधर्म जानने से पहले यह चीजें जान लीजिए। आप जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको पढ़ाया गया था कि कोई भी बीम होता है, कोई भी धरण होता है, मान लेते हैं कोई यह बीम है, कोई भी बीम है, इसका न्यूट्रल एक्सिस है, इसका यह क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो लेयर होते हैं वह संपीड़न क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है? संपीड़न। और नीचे में जो क्षेत्र होता है कौन सा होता है? तनाव। कौन सा एरिया होता है? तनाव। हम बोलते हैं ऊपर संपीड़न, नीचे क्या है? तनाव है। ठीक, अब ऊपर संपीड़न क्षेत्र, नीचे तनाव क्षेत्र, जाहिर सी बात है जब बीम में ऐसा कंडीशन बनता है तो क्या इसमें भी कंडीशन बनेगा? इसमें भी कंडीशन बनेगा कि अगर यह न्यूट्रल एक्सिस इसका है, मेन अक्ष है, तो नीचे का अक्ष क्या होगा? तनाव होगा, और ऊपर का जो होगा वह क्या होगा? संपीड़न। ऊपर का संपीड़न होगा, नीचे का क्या होगा? तनाव होगा। यह चीजें आप जान गए। और हम आपको डीएसएमएस में इससे पहले वाले चैप्टर में संपीड़न के उपांग में कंप्रेसिव मेंबर में हमने आपको बताया था कि जब कोई स्टील बीम का हम प्रयोग करते हैं या किसी भी स्टील संरचना का प्रयोग करते हैं तो उस संरचना में रिवेट छिद्र की कटौती नहीं की जाती है। रिवेट छिद्र की कटौती हम नहीं करेंगे। तब बताइए, यह बीम है आपका संगठित धरण है, इसमें लोड कोई पी लोड आपका आ रहा है, तो ऊपर का जो नगर संपीड़न है तो क्या इसमें रिवेट छिद्र की कटौती किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। इसमें रिवेट छिद्र की कटौती नहीं करेंगे। आई बस है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह जड़त्व गुण लेंगे। इसका जो एरिया होगा तो हम कुल क्षेत्रफल ले लेंगे, यानी कि संपीड़न क्षेत्र का एरिया। अब आइए, अब आप जान गए संपीड़न, यानी कि संपीड़न क्षेत्र में रिवेट छिद्र की कटौती हम नहीं करते हैं, यानी कह रहे हैं संपीड़न क्षेत्र में रिवेट छिद्र की कटौती नहीं की जाती है।
ठीक। लेकिन अगर बेल्ट के द्वारा जोड़ दिया जाए, जैसे मान लेते हैं आप रिवेटिंग कर रहे हैं, आप स्टील संरचना में 3 चीज करते हैं, रिवेटिंग, बेल्टिंग और बोल्टिंग। तो बोल्टिंग से कोई मतलब है नहीं, आपको रिवेट और बेल्ट से मतलब है। मान लें आप रिवेटिंग न करके आप क्या किए, बेल्टिंग कर दिए, तो क्या आप बेल्टिंग करेंगे तब आप तो कुछ कटौती करेंगे संपीड़न क्षेत्र में, तब भी आप कोई कटौती नहीं करेंगे, क्योंकि बेल्टिंग के लिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, बेल्टिंग कर देंगे, कोई छिद्र नहीं किया जाएगा। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पर। यह क्या है, तनाव जोन है, टेंशन क्षेत्र है आपका। इसके पहले हम टेंशन मेंबर में आपको पढ़ाए थे कि टेंशन मेंबर में 2 एरिया मिलते हैं, 2 एरिया मिलता है। एक एरिया होता है टेंशन मेंबर की सामर्थ्य निकालने के लिए शुद्ध क्षेत्रफल, और एक एरिया होता है उल्ट एरिया या आपका सकल क्षेत्रफल होता है। टेंशन मेंबर में तनाव उपांग में आप चैप्टर खोल के देख लीजिएगा, आपको मैं टॉपिक पढ़ाएंगे भी। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जब लेक्चर हम शुरू करेंगे तो टेंशन मेंबर हम आपको शुरू से पढ़ाएंगे। तो उसमें हम आपको बताए थे, इससे जब हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि टेंशन मेंबर में 2 एरिया होते हैं, एक कुल क्षेत्रफल होता है, एक शुद्ध क्षेत्रफल होता है। तो जो कुल एरिया होता है वह किसी भी सेक्शन का टोटल एरिया होता है, टोटल एरिया ले लीजिए, पट्टी सहित ले लीजिए, ठीक। लेकिन जो शुद्ध एरिया होता है वह क्या होता है, किसी भी सेक्शन में अगर कोई छिद्र करके रिवेट लगाया गया है तो आप उसको क्या करिए, माइनस कर दीजिए, यानी कि तनाव मेंबर में सेकेंड कंडीशन बनता है तो संपीड़न के लिए इसको हटा दीजिए। आप तनाव के लिए देखिए, तनाव के लिए 2 एरिया बनता है, एक सकल क्षेत्रफल, सकल क्षेत्रफल। देखिए सकल क्षेत्रफल में क्या क्या शामिल रहेगा। सकल एरिया में इस दोनों आई सेक्शन का क्षेत्रफल, दोनों आई सेक्शन का, आई खंड का क्षेत्रफल प्लस इन प्लेटों का क्षेत्रफल, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल, यह हो गया आपका सकल एरिया। दूसरा हमारा एरिया होता है निबल। क्या होता है, निबल। तो निबल एरिया या इसको कहते हैं शुद्ध क्षेत्रफल। निबल क्षेत्रफल या शुद्ध क्षेत्रफल इसको कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेट एरिया। अगर हमें इसको निकालना पड़े तो हम क्या करते हैं, रिवेट क्षेत्र की कटौती करते हैं। अगर रिवेट लगा है तो रिवेट क्षेत्र की कटौती करेंगे, अगर नहीं लगा है, वेल्डिंग से जोड़े हैं तो वेल्ड की हम कटौती नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे निबल जब एरिया निकालेंगे तो दोनों आई सेक्शन का एरिया यानी कि आई खंड का क्षेत्रफल माइनस आई खंड का क्षेत्रफल प्लस होगा, प्लस प्लेटों का क्षेत्रफल, ठीक। तो आई खंड का क्षेत्रफल टोटल नहीं लेंगे हम, जो आपके लगे हुए हैं, जैसे इतना लगा हुआ ना, प्लेट की मोटाई या फ्लेंज की मोटाई है, तो आई खंड के फ्लेंज का क्षेत्रफल लिखिए। यहाँ गलत हमने लिख दिया है, आपको कंफ्यूजन ना हो। आई खंड का टोटल एरिया नहीं लीजिए, आई खंड के फ्लेंज का क्षेत्रफल लीजिए। आई खंड के फ्लेंज का क्षेत्रफल प्लस प्लेटों का क्षेत्रफल, दोनों प्लेटों का एरिया, इसमें से माइनस करेंगे क्या, रिवेट छिद्र की कटौती। रिवेट छिद्र की कटौती, जितना आपने रिवेट लगाया है उतना रिवेट छिद्र की क्या करेंगे आप, कटौती कर रहे हैं। कितना रिवेट छिद्र लगाएं, 1 2 3, एक यहाँ भी लगेगा, 4 5 6 7 8, यानी कि 8 रिवेट छिद्र की आपको कटौती करनी पड़ेगी। अब इसमें यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। निबल एरिया निकालेंगे, सकल एरिया निकालेंगे। तो क्या, जब निबल एरिया सकल एरिया होगा तनन के लिए, टेंशन क्षेत्र के लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो जड़त्वाघूर्ण भी, यानी कि जड़त्वाघूर्ण ये भी बदल जाएगा। जब जड़त्वाघूर्ण बदलेगा तो 2 जड़त्वाघूर्ण होगा, एक जड़त्वाघूर्ण होगा कुल जड़त्वाघूर्ण, और दूसरा जड़त्वाघूर्ण होगा शुद्ध या सकल जड़त्वाघूर्ण। शुद्ध जड़त्वाघूर्ण कुल जड़त्वाघूर्ण किसके लिए होगा, संपीड़न क्षेत्र के लिए होगा। अशुद्ध जड़त्वाघूर्ण किसके लिए, टेंशन के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे रिवेट क्षेत्र की क्या करेंगे, कटौती करेंगे। अब हम यह जान लेते हैं कि टेंशन मेंबर पे रिवेट क्षेत्र की कटौती क्यों गणना की जाती है। देखिए टेंशन मेंबर
में रिवेट छिद्र की कटौती की गणना इसलिए की जाती है क्योंकि आप अगर उसकी गणना नहीं करेंगे तो यह रिवेट छिद्र कोई तनाव बल वहन नहीं कर रहा है कि आप उसको ले ऐड कर लेंगे। अगर आप ऐड कर लेंगे तो इसका एरिया बढ़ जाएगा और आपके सेक्शन की सामर्थ्य बढ़ जाएगी, तो आप उतना लोड लगाएंगे तो आपका सेक्शन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्योंकि यह जो छिद्र किए हैं यह छिद्र में कोई भी टेंशन नहीं होगा, इस छिद्र में टेंशन आपका नहीं होगा क्योंकि यह छिद्र किया गया इसमें कोई भी तनाव प्रतिबल उत्पन्न नहीं होगा छिद्र में। आई बात समझ में? तो दो मोमेंट आप इनर्शिया निकालेंगे, शुद्ध जड़ता बल और आपका कुल जड़ता बल, शुद्ध जड़ता बल या सकल या निबल जड़ता बल। अब आते हैं प्रतिबल के लिए। जब आप संपीड़न क्षेत्र में रिवेट छिद्र की कटौती नहीं कर रहे हैं, तनन क्षेत्र में रिवेट छिद्र की कटौती किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इनका स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल इस सेक्शन पे लोड लगाएंगे तो ऊपर संपीड़न प्रतिबल आएगा, नीचे क्या कौन सा प्रतिबल आएगा, तनाव प्रतिबल। और हम आपको बोले थे कि जो टोटल प्रतिबल होता है वो बंकन प्रतिबल होता है। कौन सा प्रतिबल होता है, बंकन, बेंडिंग स्ट्रेस होता है। और यही बेंडिंग स्ट्रेस दो टाइप का होते हैं, एक संपीड़न स्ट्रेस होता है, टेंशन स्ट्रेस होता है। अब यह बंकन प्रतिबल का मान दोनों जोनों के लिए बदल जाएगा। क्यों नहीं बदल जाएगा, जब इनका एरिया बदल जा रहा है दोनों जोनों का, तो जाहिर सी बात है इनके स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आपकी बदल जाएगी। और जब इनकी स्ट्रेस की वैल्यू बदल जाएगी तो हम इसके लिए निकालेंगे सिग्मा बीसी और इसके लिए निकालेंगे सिग्मा बीटी का मान। अब आते हैं प्रतिबल के लिए। आइए प्रतिबल निकाल लेते हैं। देखिए प्रतिबल के बंकन प्रतिबल, बंकन प्रतिबल, बंकन प्रतिबल जो होगा आपका वह दो टाइप का, एक संपीड़न प्रतिबल है, तनाव प्रतिबल। तो संपीड़न प्रतिबल का वैल्यू जब अलग होगा तो इसे हम बोलेंगे सिग्मा बीसी। उससे पहले मैं आपको ये बता दें यह बीम कैसा है, होमोजीनियस है, समांगी है। और हम आपको बताए थे अगर सपोज करिए आपने एकल खंड प्रयोग किया है, इसमें जब एकल खंड प्रयोग करेंगे तो कोई भी आप इसमें रिवेट छिद्र नहीं करेंगे। आई बस आपने एकल खंड के रूप में बीम का प्रयोग किया है, जब इसमें कोई छिद्र नहीं करेंगे तो क्या इनका एरिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों जोनों का अलग अलग होगा, नहीं होगा। दोनों जोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका सब कुछ क्या रहेगा, सेम होगा। यानी कि इसका संपीड़न जो और इसका तनाव जो दोनों क्या होगा, सेम होगा। और इसका संपीड़न प्रतिबल सिग्मा बीसी और इसके तनाव प्रतिबल सिग्मा बीटी की क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि सिग्मा बीसी बराबर सिग्मा बीटी जब एकल खंड हो तब। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोहरा खंड है, तो यहाँ पे सिग्मा बीसी सिग्मा बीटी के बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि संपीड़न प्रतिबल आपका कुछ और है, तनाव प्रतिबल कुछ और है। इस वजह से क्योंकि इसमें तनन क्षेत्र में रिवेट छिद्र की कटौती कर रहे हैं और ऊपर रिवेट छिद्र की कटौती हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्टील संरचना में यही इनका गुणधर्म होता है। अब यहाँ के बंकन प्रतिबल के निकालेंगे, संपीड़न के लिए निकालेंगे, संपीड़न के लिए निकालेंगे। तो आपने पढ़ा होगा क्योंकि दोनों प्रतिबल अलग अलग होगा। इससे पहले हम आपको बता दें जब इसके पहले वाले लेक्चर में सिग्मा बीसी बराबर सिग्मा बीटी क्यों बता रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक सेक्शन था, लेकिन यहाँ पे कितने सेक्शन है आपके संगठित धरण में, मिनिमम 2 सेक्शन होगा संगठित धरण में, तो 2 सेक्शन के लिए हमारा अलग अलग हो जाएगा। संपीड़न के लिए निकालेंगे तब आप पढ़ोगे m बाई आई इक्वल सिग्मा बीसी अपॉन वाई। अब देखिए y की वैल्यू 2 होगी, एक न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला जो भाग होगा वह होगा yc और नीचे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला भाग होगा वह होगा आपका yt। एक yc होगा और दूसरा क्या होगा आपका yt होगा। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं संपीड़न के लिए निकाले तो yc तिरछा का मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा बीसी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे वैल्यू तो सिग्मा बीसी बराबर हो जाएगा m गुणे yc अब बटे कितना हो जाएगा i। यहाँ देखिए i क्या है, यह संपीड़न के लिए निकालना है, ध्यान से समझिएगा। संपीड़न के लिए निकालना है तो i का जो मान होगा वह टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यानी कि प्लेट का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले करके, यानी कि दोनों i सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ i निकलेगा टोटल, यानी निकलेगा टोटल। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद निकालेंगे तनन क्षेत्र के लिए, तनाव के लिए निकालेंगे
आइए हम जन के लिए कुल निकाल लेते हैं एरिया, उसको पहले हम हटा देते हैं। देखिए सिग्मा बीसीएस निकल गया, बस सिग्मा बीटी निकाल लिखेंगे तनाव के लिए, तनाव के लिए तनाव के लिए निकालेंगे सिग्मा बीटी बराबर क्या होगा, सिग्मा बीसी, बीसी गुणे क्या फार्मूला होता है, सिग्मा बीसी गुणे तनन जोन का कुल क्षेत्रफल, यानी कि तनन जोन का कुल तनन जोन का कुल क्षेत्रफल बटे, यानी कि एक टोटल टेंशन जोन का कुल एरिया बटे तनन क्षेत्रफल शुद्ध क्षेत्रफल। अब यहां समझिएगा तनन जोन का शुद्ध कुल क्षेत्रफल कह क्या रहा है, तनन जोन का जो कुल क्षेत्रफल कहा जा रहा है वह फ्लैंज और प्लेट को लेकर के कहा जा रहा है, ना कि यहाँ पर तनन क्षेत्र तो पूरा होगा, लेकिन जो एरिया जो लेंगे हम रिवेट किस में लगा रहे हैं, केवल फ्लैंज में लगा रहे हैं, वेब में नहीं लगा रहे हैं, फ्लैंज में लगा रहे हैं, तो हम फ्लैंज को लेंगे, केवल वेब को हम नहीं लेंगे, तो हम फ्लैंज को लेंगे, यानी कि इसका फ्लैंज और प्लेट लेंगे, दो या हम प्लेट लेंगे, यानी कि यह टोटल एरिया में से माइनस करेंगे क्या, इस रिवेट छिद्र की कटौती को माइनस किया जाएगा तो शुद्ध एरिया निकलेगा, और यह टोटल एरिया जो लिया जाएगा वह कौन सा एरिया होगा, टोटल तनन जोन का कुल क्षेत्रफल, यानी कि कुल क्षेत्रफल में आपका फ्लैंज का क्षेत्रफल प्लस किसका हो जाएगा, इस प्लेट का एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल एरिया निकल जाएगा। उसमें से इसमें से रिवेट छिद्र की कटौती कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा तनन जोन का शुद्ध एरिया निकल जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया होगा सबका। अब देखिए, अब मान लें ये आपको पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, अब इसमें आपके न्यूमेरिकल बनेंगे, तो न्यूमेरिकल में पूछ सकता है कि यह सेक्शन है, कोई संगठित धर्म है, आई सेक्शन है, और इसमें प्रतिबलों की जांच करिए या तो इसकी डिजाइन कर दीजिए, या तो जांच करिए या तो डिजाइन कर दीजिए या तो बाहर निकाल दीजिए। 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें भी बनेंगे। तो देखिए हम निकालेंगे कैसे। आप जब जांच करने के लिए पूछता है तो 3 जांच करते हैं, बंकन में, अपरूपण में और विक्षेप में। तो बंकन में जांच करेंगे तो सिग्मा बीसी निकालेंगे, सिग्मा बीटी निकालेंगे, दोनों निकालेंगे। सिग्मा बीसी की भी वैल्यू 165 से कम होना चाहिए 165 से कम होना चाहिए, और सिग्मा बीटी की भी वैल्यू कितना होना चाहिए, 165 से कम। तब यह क्या रहेगा, सेफ रहेगा, तब यह आपका जो सेक्शन रहेगा वह सेफ रहेगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको आई टोटल निकालना पड़ेगा, आपको फिर आई नेट निकालना पड़ेगा, नेट एरिया निकालना पड़ेगा, फिर आपको तनन जोन का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यह सारी चीजें निकालेंगे तब आप यहाँ पे पहुँचेंगे। आई बस समझ में। तो इनकी वैल्यू 165 से कम है, इसकी वैल्यू 165 से कम है, तो क्या हमारा सेफ है। दूसरा का वैल्यू क्या निकालते हैं, अपरूपण के लिए निकालते हैं। अपरूपण के लिए देख लीजिए, अपरूपण के लिए
ये मान लेते हैं बंधन के लिए है। अब अपरूपण के लिए, अब अपरूपण के लिए निकालेंगे तो टाउ भी ये होता है, टाउ भी ये बराबर क्या होता है, कर्तन बल भी बटे डी गुणे टी डब्ल्यू। डी गुणे टी कितना होगा, टी डब्ल्यू हो जाएगा। एक इसके लिए निकल जाएगा आपका अपरूपण प्रतिबल के लिए निकल जाएगा। इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 100 से कम होनी चाहिए, 100 न्यूटन प्रति एमएम इसका। या जरूरी नहीं 100 है, 100 है वो तो मोटाई के आधार पर टेबल के अनुसार दिया गया, टेबल के अनुसार ही लेंगे। इसकी वैल्यू 0.45 एफसी या एफवाई होता है, 0.45 एफवाई। और इसकी भी वैल्यू क्या लेंगे हम, 0.85 आपका एफवाई यहाँ पे वैल्यू होगा। तो 165 है या 100, या आपका कोई जरूरत नहीं कितना वैल्यू हो, वह टेबल के अनुसार और मोटाई पे डिपेंड करता है। इनके वेट की मोटाई पे, चाहे फ्लेंस की मोटाई पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो कर्तन बल जो आएगा वह इस पूरे पे आएगा आपका, और जो अपरूपण होगा वह अपरूपण किसमें होगा, वेब में होगा। जैसे मान लेते हैं आपका ये आई सेक्शन है और आई सेक्शन यहाँ पर किए, इतना बड़ा सा आई सेक्शन प्रयोग किए, इस पर अगर लोड लगेगा तो यह वेब क्या होगा, वेब आपका बेंड होगा, इधर की ओर बेंड होगा चाहे इधर की ओर बेंड होगा। और जब वेब आपका बेंड होगा तो यह वेब में हो सकता है वेब आपका शियर होकर टूट जाए, तो जो आपका स्ट्रेस निकलेगा कौन सा हो जाएगा, अपरूपण स्ट्रेस हो जाएगा। अब आते हैं अब अपरूपण स्ट्रेस की वैल्यू 100, अब बेंडिंग के लिए 165, यह क्यों ली जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह बेंडिंग ज्यादा सह सकता है, यह बेंडिंग ज्यादा सह सकता है, इसलिए इसके लिए स्ट्रेस ज्यादा होता है। यह बेंडिंग क्या हो सकता है, या शियर जो होता है कम सहते हैं, इसलिए इनके शियर की वैल्यू कम होती है। तीसरा है विक्षेप, तीसरा आपका पॉइंट है विक्षेप। पहला पॉइंट लिख लीजिए, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए और थर्ड पॉइंट लिख लीजिए। विक्षेप यहाँ पर तो दो विक्षेप निकालेंगे आप, एक अनुगे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वास्तविक विक्षेप निकालेंगे। तो देखिए आइडियल स्कोर के अनुसार अनुगे विक्षेप जो होगा लैम्डा 1 मान लीजिए, वह पार्ट बटे कितना होता है 325। और जो वास्तविक विक्षेप जो बोला गया है, वास्तविक विक्षेप का मान, वास्तविक विक्षेप लैम्डा बराबर होगा, अगर मान लेते हैं कोई बीम है आपकी सिंपली सपोर्टेड, इस पर यूडीएल लगा है तो कितना होगा 5WL की पावर 4, 5WL की पावर 4 बटे 384 ई गुणे आई। आई कौन सा होगा, आई नेट एरिया होगा, आई क्या होगा, आई शुद्ध क्षेत्रफल होगा। आई का जो मान लेंगे वह शुद्ध जड़त्व आघूर्ण लेंगे। अब देखिए आई की वैल्यू शुद्ध जड़त्व आघूर्ण क्यों होगा, आई की वैल्यू से शुद्ध जड़त्व आघूर्ण होगा क्योंकि जब सेक्शन में लोड लगेगा तो आपकी टेंशन क्षेत्र में यानी कि तनाव जोन में विक्षेप होगा। जब इसमें विक्षेप होगा आपका तो जो आई की वैल्यू लिया जाएगा वह शुद्ध क्षेत्रफल यानी कि टेंशन जोन के लिए लिया जाएगा, क्योंकि विक्षेप कहाँ हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो नीचे जब विक्षेप लेंगे जो वैल्यू टेंशन के लिए, तो शुद्ध मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपने शुद्ध मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। ई की वैल्यू आप जानते हैं 2×10⁵ स्टील के लिए वैल्यू स्थिरांक होता है, ठीक। डब्ल्यू क्या जो भार आ रहा है वह वैल्यू। अब देखिए अनुगे विक्षेप का मान यानी कि लैम्डा 1 का मान, अगर यह लैम्डा माने तो लैम्डा से क्या होना चाहिए, ज्यादा है तो क्या है, सुरक्षित। अगर लैम्डा 1 ज्यादा है लैम्डा से क्या हमारा से, अगर कम है तो हमारा बीम क्या है, असेफ है। तो हम इसको क्या करेंगे, पुनः हम इसका डिजाइन करेंगे। अगर डिजाइन का हरा करने के लिए तब तो यह हो गया हमारा, इतना प्रोसेस तक जाएंगे तो हमारा जो कम बीम का जो वो है प्रॉपर्टी वो क्या हमारा कंप्लीट हो जाएगा विक्षेप तक। अभी इसमें जो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे जांच करने के लिए कहा जाएगा तो यहाँ तक आप करेंगे जांच। अगर यही वैल्यू कहा जाए भार निकालिए तो आपको यह मालूम है, जैसे कहा जाए कि सुरक्षित भार निकालिए, सेफ लोड निकालिए, कितना सुरक्षित भार लगाया जा सकता है बीम पर। तो देखिए यहाँ पे आपको भार 2 जगह से निकलेंगे। एक भार निकलेगा यम से, क्योंकि यम बराबर होता है W²/8 शुद्धालंबी धरण जिसमें यूडीएल लगा है, और एक भार निकलेगा भी के लिए WL/2। आई बस तो इसके लिए भी W निकलेगा, इसके लिए भी W निकलेगा। तो W लेंगे कौन, जो मिनिमम होगा वह W लेके चला जाएगा। इसके लिए W निकालिए, इसके लिए W निकालिए, जो कम होगा वही W क्या करेंगे, हम इसलिए लोड लगाएंगे। आई बस क्योंकि मिनिमम लेके चलेंगे तो AB सेफ रहेगा, AB सेफ रहेगा। आप पता चलेगा मैक्सिमम W आप लगा देते हैं, इस पे लोड लगा देते हैं
मैक्सिमम W लेकर के, तो ए जो कम है वह क्या हो जाएगा, असेफ हो जाएगा, या आप ऊपर में चला जाएगा तो आपका बीमा का बंकर में चला जाएगा। ठीक, यह कंडीशन बन गया आपका भार निकालने के लिए। तीसरा कंडीशन बनता है डिजाइन करने के लिए। तो डिजाइन करने के लिए तो आप जानते ही हैं कि हमें डिजाइन में शुरू से लेकर के पूरा स्टेप उनको चलना पड़ेगा। डिजाइन में पहला पॉइंट हम निकालेंगे पार्ट, फिर उसकी गहराई, फिर हम सेक्शन का स्टील टेबल से गुणधर्म निकालेंगे, चुनाव करेंगे, उसका Z-एक्सिस निकालेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इनमें हम जांच करेंगे कि कैसे कैसे इनका जांच करेंगे, सेफ आ रहा कि नहीं आ रहा। तो आज का वीडियो हमारा बस यहीं तक रहेगा DSMS में। कल नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे स्पेस न्यूमेरिकल, और उस न्यूमेरिकल में गुणधर्म बताएंगे, आई टोटल कैसे निकालेंगे, आई नेट एरिया कैसे, आई नेट कैसे निकालेंगे, ए नेट कैसे निकालेंगे, चाहे ए टोटल कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, इनके गुणधर्म बताएंगे। ठीक, और इनके न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम होते हैं वो हम आपको बताएंगे कल वाले वीडियो में। आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा। आप पूरा वीडियो देखने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।